हेलो एवरीवन, मैं पुष्पेंद्र शर्मा आज आपके लिए एक नया सैंपल पेपर कराने वाला हूं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है a इज इक्वल टू -1 to 1 और fx इज इक्वल टू x/2 गिवन है। हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है कि ये फंक्शन 1 होगा या फिर ऑन टू होगा या बाइजेक्टिव होगा, मीन्स 1 और ऑन टू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन से हम पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 होगा या फिर नहीं होगा। तो डिफरेंशिएट करें अगर विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग होगा तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन विल बी 1 तो यहाँ से ये फंक्शन 1 हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए चेक करें तो फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हो जाएगा, लेट कर लेते हैं हम fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ से इस fx को y लेट कर लिया तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, y इक्वल टू x/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। अब यहाँ से अगर हम इसकी प्री इमेज चेक करते हैं तो प्री इमेज में हमें केवल a की वैल्यू -1 to 1 दे रखी है। मतलब इसका कि -1 से लेके 1 के बीच में ये वैल्यू ले लो -1 और इसके बीच में 0 होगी और ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी यही वैल्यू होगी। अब यहाँ से ये चेक करते हैं, ऑन टू का मतलब ये होता है कि जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनकी सभी की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो जितने भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं उनकी सभी की प्री इमेज इस सेट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस -1 की चेक करें, यहाँ पे अगर पुट कर दें, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये डोमेन होता है और ये रेंज होती है। तो यहाँ से अगर y पुट करें, पुट y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो x की वैल्यू 2 इंटू -1 हो जाएगी जो इक्वल टू -2 के होती है। तो इसका मतलब है -2 तो इस डोमेन में है ही नहीं, तो इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। इसी प्रकार अगर 1 की चेक करते हैं तो पुट करें अगर y इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी प्री इमेज 2 भी नहीं होगी, तो इनकी कोई प्री इमेज होगी ही नहीं। अगर इस फंक्शन में अगर किसी की प्री इमेज नहीं होती है तो वो ऑन टू नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो दिस फंक्शन इज ओनली 1 नॉट ऑन टू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेट ए गिवन है 1 2 3 और इसमें रिलेशन गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। तो अगर इसमें हम चेक करें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इसका मतलब होता है खुद का खुद के साथ, मतलब खुद की मिरर इमेज। तो ए का रिलेशन ए के साथ, तो यहाँ पे देखोगे 1 का 1 के साथ गिवन है, 2 का 2 के साथ गिवन है, 3 का 3 के साथ गिवन है। तो इसका मतलब है कि खुद की इमेज दे रखी है, तो ये फंक्शन इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वाले में अगर हम यहाँ से सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ वही होना चाहिए जो ए का बी के साथ है और बी का ए के साथ है। तो यहाँ पे देखें कि जैसे 1 का 2 के साथ है लेकिन 2 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 3 के साथ है लेकिन 3 का 2 के साथ नहीं है। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वाले में अगर चेक करें ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं ए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो जो ए का रिलेशन बी के साथ होगा वही बी का सी के साथ होगा, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। अब दोनों रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि ए रिलेटेड टू सी, देन
ए इज रिलेटेड टू सी, अगर ए बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है, तो ए का रिलेशन सी के साथ अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसमें चेक करते हैं, जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 इज रिलेटेड टू 2, यहाँ पे 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3, तो इसका मतलब है कि 1 को 3 से रिलेट कर दें तो 1 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पे दे रखा है हमें 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक सेट दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 9 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो यहाँ से ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ से हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मीन्स तीनों रिलेशन होगा। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अब ये दे रखा है ए कॉमा बी, खुद की मिरर इमेज देखेंगे तो ए का रिलेशन जो बी के साथ होगा, यहाँ से देखें वही ए का ए के साथ होगा, मतलब इसका ये है कि यहाँ से ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो यहाँ से ये ए कॉमा बी के साथ वही रिलेशन होगा। तो यहाँ से देखें कि क्या आने वाला है, तो यहाँ से ए प्लस, अब डी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने बी ले लिया, इक्वल टू बी तो बी रहेगा, अब सी की जगह हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ए ले लिया। तो यहाँ से ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब सिमेट्रिक में हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में जो ए का बी के साथ होगा, इसका मतलब है ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, यहाँ से सी कॉमा डी ऑल्सो रिलेटेड टू ए कॉमा बी। तो ये तो हमें ये दे रखा है। अब यहाँ से अगर सी कॉमा डी देखें तो यहाँ पे ए की जगह तो सी आ गया और डी की जगह बी आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस बी इक्वल टू, ये बी प्लस सी दे रखा है तो बी यहाँ पे बी की जगह डी आ गया प्लस सी दे रखा है, तो सी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, सी की जगह ए आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो गया सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। अगर इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, को हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू ये ए प्लस डी। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेम ही है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ से भी बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी आ गया। अब थर्ड हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे लिखें फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन में, ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें क्या होगा, ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से हमें ए कॉमा बी कॉमस रिलेटेड टू सी कॉमा डी दे रखा है, तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो इसका मतलब दे रखा है हमें ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। नेक्स्ट वाले में बी, इसका रिलेशन जो इसके साथ होगा वही रिलेशन इसके साथ हम लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। अब जैसे बाहर वाले का सम लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ये बाहर वाले दोनों एलिमेंट्स सी प्लस एफ इक्वल टू दोनों अंदर वाले एलिमेंट्स का सम, तो अंदर वाले एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे डी प्लस ई। अब ये दोनों इक्वेशन ले लो, अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या चेक करना है कि जो इसका रिलेशन है वो इसके साथ भी वही होना चाहिए जो इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहाँ से कॉमन एलिमेंट्स को कट कर दो, ये इससे कट हो गया, सी से हो गया, तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया
कि ए कॉमा बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से अब ये तीनों रिलेशन अगर फुलफिल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2 इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan इनवर्स √3, अब tan में वैल्यू √3 किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। 60 मतलब π/3 भी लिख सकते हैं हम, माइनस sec इनवर्स 2। तो sec इनवर्स में ये वैल्यू 2 किसकी होती है, sec में अगर देखें तो sec 60 की वैल्यू 2 होती है। तो यहाँ पे भी इसको π/3 लिख सकते हैं। तो π/3 माइनस π/3 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हमें गिवन है sin इनवर्स √3/2 प्लस cot इनवर्स √3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले sin इनवर्स √3/2, √3/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, π/3 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, 60 को हम π/3 लिखेंगे, प्लस cot इनवर्स √3। तो √3 cot में वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, तो 30 को हम π/6 लिख सकते हैं रेडियन फॉर्म में। अब इसको अगर हम ऐड करें तो दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो 2, तो ये 2π हो जाएगा प्लस पाई, तो ये इक्वल टू 3π/6 हो जाएगा। अब इसे कट करोगे तो ये π/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, aij इक्वल टू दे रखा है हमें 2i माइनस जे अपॉन 3, हमें 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ से 3 रो में a11 आ जाएगा, a12, a21, a22, a31 और a32, इस टाइप से ये एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पे aij इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस जे अपॉन 3। तो a11 अगर फाइंड आउट करें तो i की वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो गई, माइनस जे की वैल्यू भी 1 हो गई अपॉन 3। तो ये 2 माइनस 1 तो 1 बचा, 1/3 हो गई। a12 तो i की वैल्यू यहाँ पे 1 और j की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3। तो यहाँ से 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा। थर्ड अगर देखें a21 इक्वल टू i की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3/3 1 आ जाएगा। a22 इक्वल टू i की वैल्यू 2 हो गई और j की वैल्यू भी यहाँ से 2 हो गई अपॉन में 3। तो 2 2 जा 4 माइनस 2, 2/3 आ जाएगा। थर्ड अगर हम a31 फाइंड आउट करें तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1। तो यहाँ से 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5/3 आ जाएगा। और a32 अगर फाइंड आउट करें तो i की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, माइनस j की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी अपॉन में 3। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4/3 आ जाएगी। तो यहाँ से मैट्रिक्स में ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी। यहाँ से a11 की वैल्यू 1/3, a12 की 0, a21 की 1, a22 की 2/3, a31 की 5/3 और इसकी 4/3। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है 9 5 एंड 7। तो यहाँ से सबसे पहले ये एलिमेंट्स इसके इक्वल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 के इक्वल हो जाएगा, y प्लस जेड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 के इक्वल, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन फर्स्ट
सेकंड, थर्ड मान लो। तो यहाँ से हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक्स प्लस जेड की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड इसकी वैल्यू y प्लस 5 इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 इधर गया तो यहाँ से 4 आ जाएगी। इसी टाइप से सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो। तो y प्लस जेड ये वैल्यू हो गई x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 इधर जाएगा तो 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये y की आ गई, x की वैल्यू आ गई। यहाँ से ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, या फिर हम इक्वेशन, अब z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x की वैल्यू 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर जाएगा तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि होती क्या है। तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो साइन होते हैं, ये अगर a हुआ तो यहाँ पे माइनस a होगा, अगर ये यहाँ पे माइनस b हुआ तो ये प्लस का b होगा, और ये अगर c हुआ तो यहाँ पे ये माइनस के c होगा। तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a डैश इक्वल टू माइनस a के इक्वल आता है, तो अगर यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ से इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये 0 हो जाएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये माइनस b हो जाएगा, ये माइनस a 0 माइनस c, और यहाँ से b c 0। तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी 0। अब ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस a 0 माइनस c हो जाएगा, यहाँ से b, यहाँ से c, और ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि a ट्रांसपोज इक्वल टू ये माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये 2 वाली, इनका अपोजिट साइन होगा। जैसे ये -1 है तो ये 1 हो गया, ये -3 है तो ये +3 हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट साइन हो जाएगी। तो ये -2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a और b दो मैट्रिक्स दे रखी हैं। अब इसमें रिलेशन बताना है, डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले अगर हम डिटर्मिनेंट a निकालें तो डिटर्मिनेंट यहाँ से a की वैल्यू आती है 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 4 की 2 में करेंगे 4 इंटू 2, तो यहाँ से -8 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर b की वैल्यू देखें, डिटर्मिनेंट b की वैल्यू, तो यहाँ से आएगा 1 की 1 में करेंगे तो 1, -2 की 1 में करेंगे तो 2, तो यहाँ से 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट b। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हो गई और ये डिटर्मिनेंट b की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से अगर चेक करें तो डिटर्मिनेंट a को हम लिख सकते हैं 8 इंटू डिटर्मिनेंट b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -8 इंटू -1, 8 इंटू -1। सेकेंड इक्वेशन से -1 की वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट b होगी। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट b। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट दे रखे हैं हमें, किसी भी ट्राइंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म से अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट पुट करके
इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये इक्वल टू 1/2। अब ये x1 और ये y1, x2 और ये x3 तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, x1 की 3 हो गई, इसकी 8 हो गई और ये 1 आ गया, ये -4 और ये 2, 1, 5, 1 और ये 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2। अब यहाँ से एक्सपेंशन अलोंग R1 कर देते हैं तो ये 3 आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 2 - 1 आ जाएगा, फिर -8 आ जाएगा, इसकी इसमें होगी -4 - 5 + 1, इसकी इसमें होगी -4 और 5 2 जा 10 हो जाएगी। और इसको हम मॉड में ले लेते हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए उसको मॉड में लेते हैं। यहाँ से 1/2 ये हो जाएगा 3, ये यहाँ से 2 में से बन गया तो 1, ये 3 आ जाएगा, -8 -4 -5 -9 हो जाएगा, -9 × 8 72 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 मॉड में ये 75 हो जाएगा, 75 में से 14 गया तो 61 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 5 -2 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें दिया हुआ है A 1 = KA, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो सबसे पहले यहाँ पे हम A 1 फाइंड आउट करते हैं। तो A 1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट A की ज़रूरत पड़ेगी। अब डिटर्मिनेंट A में क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2 + 2 × -2 -4 हो जाएगा, -5 × 3 15 हो जाएगा, तो ये माइनस का 19 आ गया। अब इसके बाद हम एडजॉइंट A निकालते हैं। एडजॉइंट A में क्या होगा, एडजॉइंट A में ये दोनों एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों में साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये यहाँ पे -2 जाएगा और ये +2 यहाँ पे आ जाएगा और ये -5 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ से A 1 वाला फॉर्मूला होता है A 1 = एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A। तो एडजॉइंट A की वैल्यू ये आ गई और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू यहाँ से हमने -1/19 हो गया, यहाँ से -2 -3 -5 एंड 2। माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने पे आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 1/19 2 3 5 -2। तो यहाँ से यही वैल्यू सेम 2 -2 5 3 ये इक्वल टू आ गई A की वैल्यू। तो यहाँ से हमने ये A 1 फाइंड आउट किया है। तो A 1 कितना आ गया 1/19 × A। तो A 1 = KA से कंपेयर कर दो दोनों इक्वेशन को, तो K की वैल्यू 1/19 आ गया। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन A इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x = t², y = t³, देन फाइंड d2y/dx²। तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये dx/dt = 2t आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड मान लो। अब इसी टाइप से सेकंड वाले को अगर करें डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 3t², ये इक्वेशन 4 मान लो। अब यहाँ से dy/dx जब फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। ये फॉर्मूला होता है dy/dt अपॉन, क्योंकि dt से dt कट जाएगा, dy/dx बचेगा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा dy/dt हो गया 3t² अपॉन में 2t। तो यहाँ से ये इक्वल टू आ जाएगा, एक t कट गया, 3/2t आ गया dy/dx। अब यहाँ से इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट
टी का अगर x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है dt/dx। अब इक्वेशन फर्स्ट से ये dx/dt है, तो ये यहाँ से dt/dx अगर फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा यहाँ से 3/2। अब ये dx/dt है तो dt/dx इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये 1/2t आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4t, ये आ जाएगी वैल्यू d2/dx² की। हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1। अब इसमें हमें डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है कि किस पॉइंट पे डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3 2 6x² प्लस 18x प्लस 12। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो x² प्लस यहाँ से बचेगा 2x प्लस यहाँ से 3x बचेगा प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ से मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कर लेते हैं, तो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में x² प्लस इसको 2x लिखेंगे प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसको 0 पुट करते हैं, तो ये 6x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी और एक -2 हो जाएगी। अब इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए नंबर लाइन पे इन वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करेंगे, तो ये -2 पहले आएगा, -1 आ जाएगा, ये -∞ और ये +∞। तो इस पे हमेशा जब ये अगर फंक्शन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से हम इसे मार्क करते हैं। अब यहाँ पे इसको इस टाइप से अगर देखें तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आती है डिक्रीजिंग के लिए। ये पॉजिटिव फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे f' ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे f' लेस देन 0 होगा, और इस पॉजिटिव में f' फिर से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो -∞ से -2 पे और -1 से इन्फिनिटी पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर हमसे डिक्रीजिंग पूछा जाता है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा -2 से लेके -1 के बीच में, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, f(x) इज इक्वल टू sin x इंटू कॉस एक्स। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f' इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज sin x एज इट इज, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, प्लस cos x एज इट इज, sin x का करेंगे तो sin x का cos x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -sin² x प्लस cos² x। तो इसको इस टाइप से लिख लो, cos² x माइनस sin² x। तो यहाँ से cos² x माइनस sin² x का मतलब क्या हुआ, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x। तो ये f' इक्वल टू cos 2x हो गया। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए पुट करते हैं f' को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से cos 2x इक्वल टू 0। अब 0 cos की वैल्यू 90 पे होती है, तो ये cos 2x इक्वल टू cos 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये 2x की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो x कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जिसको हम रेडियन में लिखें तो π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम डायरेक्टली देखें, यहाँ पे π/4 हो गया, यहाँ पे वैल्यू π/4 हो गई, इधर हम ले सकते हैं ये 0 ले सकते हैं और यहाँ पे पाई ले सकते हैं। अगर इस इंटरवल में देखें कि f' की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगी और कहाँ पे नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे देखो
अगर यहाँ पे हम π/4 से कम लेते हैं, π/4 से मतलब यहाँ पे π/4 पुट करेंगे तो π/2 आएगा, उससे लेस वैल्यू लेते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मान लीजिए π/6 वैल्यू लेते हैं, 30 वैल्यू लेते हैं तो 30 यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू तो 60 हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होती है पॉजिटिव। अगर हम इसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, अगर ये वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं, अगर ये 60 डिग्री है, 60 मतलब π/3, तो यहाँ पे π/3 को डबल कर देंगे तो 120 हो जाएगा। और 120 का मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जाते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है लोकल मैक्सिमा का। आप सेकंड डेरिवेटिव से भी जा सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होती है तो वहाँ पे लोकल मैक्सिमा होता है। अभी बताएंगे सेकंड डेरिवेटिव से कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू f एट π/4 पे, तो ये हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर सकते हैं साइन π/4, इस इक्वेशन फर्स्ट में साइन π/4 इंटू कॉस π/4, तो ये हो जाएगी 1/√2 और ये भी 1/√2, तो ये यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2। सेकंड तरीका ये है कि इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएशन में f डबल डैश x इक्वल टू कॉस का माइनस साइन 2x और 2x का 2 आ जाएगा। अगर हम f डबल डैश x की वैल्यू π/4 दे रखी है तो -2 साइन π/4 रखेंगे तो ये π/2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये इक्वल टू -2 और ये π/2 की वैल्यू 1 होती है तो ये -2 हो गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि ये लोकल मैक्सिमा होगा। तो और ये वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, y इज इक्वल टू -x³ प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 27। हमें इसमें स्लोप मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम स्लोप क्या होगा। हम पहले तो स्लोप निकालेंगे और फिर उसको मैक्सिमम या मिनिमम बताना है। तो सबसे पहले स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -x³ तो -3x² हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। इसका करेंगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा प्लस 9 आ जाएगा। अब ये इक्वल टू आ गया स्लोप। अब इस स्लोप को ये मान लो m इक्वल टू -3x² प्लस 6x प्लस 9। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस स्लोप को हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो dm/dx आ जाएगा इक्वल टू -6x प्लस 6 बचेगा। इसको फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dm/dx को 0 पुट करेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट करते हैं dm/dx इज इक्वल टू 0। तो इसे ग्रेटर इक्वल टू 0 पुट करें तो -6x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से -6/-6 इक्वल टू x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हम इसे ग्राफ पे से चेक करते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से चेक करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अदरवाइज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये अगर इसको -6 कॉमन ले लेते हैं तो ये x-1 बचता है। अगर ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे ये नेगेटिव से स्टार्ट होके और ये पॉजिटिव की तरफ आता है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से चलता है। अगर ये साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो ये यहाँ इस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे होता है लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप निकालना है हमें। तो मैक्सिमम स्लोप m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से m की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैक्सिमम स्लोप पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
फर्स्ट में पुट कर दो तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -3 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 प्लस 9। यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे तो ये -3 प्लस 6 प्लस 9 हो जाएगा, जो इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमारा जो मैक्सिमम स्लोप आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग से है। z = 3x + 9y। यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, और ये इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट दे रखा है। x + 3y ≤ 60, x + y > 10, x <= y एंड x एंड y > 0। तो सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 मेन इक्वेशन है। यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे और कॉमन शेडेड रीजन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम सेंटर पॉइंट निकाल के, कॉर्नर पॉइंट निकालने के बाद में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये x + 3y, अब इस <= को हम यहाँ पे इक्वल टू मानेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब अगर इसमें पुट x = 0 लेते हैं, डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 3y = 60 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगी। अब y को अगर एक बार 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब पॉइंट 0 0 पास करा देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि कॉमन शेडेड रीजन होगा किधर की तरफ, या तो ओरिजिन की तरफ होगा या आउटसाइड द ओरिजिन होगा। तो अगर 0 0 पुट करें, 0 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 0 + 0 <= 60। तो 0 हमेशा 60 से लेस होता है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये x + y = 10 ले लेते हैं। यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये x y, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करें तो ये 10 आ जाएगी, y की वैल्यू ये 10 है, और इसको अगर 0 लेते हैं तो ये 10 आ जाएगी। अब अगर इसमें पॉइंट 0 0 पुट करें, पॉइंट 0, 0 पुट इन इक्वेशन सेकंड में अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 0 + 0 > 10 आ जाएगा। क्या 0 10 से ग्रेटर होता है? नहीं होता, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो शेडेड रीजन होगा वो आउटसाइड द ओरिजिन होगा। थर्ड इक्वेशन, ये x = y ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो ये y = x की आपको पता है कि ओरिजिन से जाती है, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हम ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा हो गया 0, 20, तो 0, 20 ये मान लेते हैं 10, ये 20, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 हो जाएगा। तो 0, 10 तो 0, 20 यहाँ पे आ जाएगा, और 60, 0 ये आ जाएगा। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में दोनों पॉइंट्स 0, 10, ये 0, 10 हो गया और ये 10, 0 हो गया, तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा। थर्ड इक्वेशन में y = x, तो y = x हमेशा ओरिजिन से पास होता है, ये आपको पता ही है। f(x) = x हो या y = x हो तो वो ओरिजिन से पास होगा। पॉइंट्स ले सकते हैं अगर कोई भी, ये x ले लो, ये y ले लो, अगर ये 0 आता है तो 0 होगा, अगर ये 5 लेते हैं तो ये भी 5 होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम शेडेड रीजन में देखते हैं, पहली कंडीशन ट्रू है, तो पहली कंडीशन ट्रू है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया 0, 0, तो ये नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ शेडेड होगा। और सेकंड कंडीशन में ये फॉल्स है, तो ये आउटसाइड द ओरिजिन शेडेड होगा। और थर्ड कंडीशन में ये x <= y है। अगर यहाँ पे हम ऐसे देखें, कोई भी पॉइंट्स पास करा दें, पॉइंट
मान लो 10,0 0,0 पास नहीं कराएंगे क्योंकि 0,0 से तो वो पास ही हो रहा है, तो वहाँ से हमें कॉमन शेडेड रीजन पता नहीं पड़ेगा कहाँ पे होता है। तो 10,0 passes through इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में पास करा दो तो x की वैल्यू तो 10 हो गई, इसकी वैल्यू हमने y ले रखी है, y की वैल्यू हमने 0 ले रखी है। तो ये कंडीशन भी 10 क्या 0 से लेस होता है, नहीं होता, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो अगर ये फॉल्स हो गई 10,0 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये 10,0 से आउटसाइड की तरफ शेडेड होगा, तो ये बाहर की तरफ होगा। अब x और y ग्रेटर देन 0, तो x तो इधर की तरफ ग्रेटर होता है और y ऊपर की साइड में ग्रेटर होता है, तो हमारा कॉमन शेडेड रीजन आ जाएगा ये वाला। तो ये पॉइंट्स हमें 2 पॉइंट्स और फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये है y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर y यहाँ पे पुट कर दो तो ये 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा 5,5। इसी टाइप से ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स अगर यहाँ पे पुट करते हैं, मतलब x की जगह y पुट कर दो, तो y प्लस 3y 4y इक्वल टू 60। तो 4y 60 है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 15 आ जाएगा। तो ये 15 आ गया। अब 15 और y की वैल्यू भी सेम है, तो ये 15,15 आ जाएगा। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ये A 0,10 हो गया, एक B 0,20 हो गया, ये C पॉइंट मान लेते हैं जो 15,15 हो गया, और ये D पॉइंट हो गया जो 5,5 हो गया। ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो इधर से अगर हम कॉर्नर पॉइंट देखें, कॉर्नर पॉइंट और यहाँ से z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y, तो एक आ गया 0,10, दूसरा 5,5, थर्ड 15,15 और ये 0,20। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होंगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 90 हो जाएगी, 0 की 3x में करेंगे तो ये तो 0 हो गया। ये 5 इंटू 3 15 प्लस 45, तो ये 60 हो जाएगी। यहाँ से 15 और 15 पुट करते हैं तो 15 3 जा 45 प्लस 9 इंटू 15 135, तो ये 180 होती है। और इसमें अगर ये 0,20 करते हैं तो ये 180 होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मिनिमम वैल्यू 60 होगी। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।